गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एसईसी यानी कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक की, जो कि थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड जूल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो जूल्स लॉ और उसके एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और फिर बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। फिर हम देखेंगे जूल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका प्रूफ कैसे होगा, और कुछ एप्लीकेशंस जो उसके होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं, पर हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी कोई करंट किसी वायर से या किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो वो कंडक्टर जो होता है वो गर्म हो जाता है। सो वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मटेरियल, it will discharge energy in the form of the heat. This conversion of electrical energy into heat energy is called the heating effect. Actually हमने क्या देखा कि ड्यू टू करंट, जो करंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। सो इसे ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले भी हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है ना, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है, जिसमें हमने देखा था कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, करंट फ्लो करने से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक वैसा ही आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट फ्लो करने से हीट, जो कंडक्टर होता है वो हीटेड हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इसका रीजन क्या है इसके बिहाइंड का रीजन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं एक्चुअली जो हिंड्रेंस कर्व्ड होता है, दैट मीन्स कि क्या होता है कि हम जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर जो होता है वो जनरली हमेशा करंट फ्लो का अपोज करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करंट फ्लो का अपोज करते हैं। तो जो एक्चुअली जो करंट में मतलब वो कंडक्टर खुद ही एक रेजिस्टेंस होता है। तो जब करंट फ्लो करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसका अपोज करता है। तो उसके अपोज में करंट को कुछ वर्क करना पड़ता है, और वही वर्क जो होता है वो हीट के फॉर्म में क्रिएट होता है। दैट मीन्स एक्चुअली यहाँ हम देखें तो एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो थोड़ी सी लॉस होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। फिर भी उसके कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि हम समझ सकते हैं कि वो जो हीट लूज लॉस हो रही है वो यूटिलाइज होती है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम प्रेस करते हैं, आयरन्स करते हैं, स्टीम अगर हमको निकालना है, गीजर हमको निकालना है, गीजर का वर्क देखना है, हीटर का वर्क देखना है। तो ढेर सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या एपरेटस हैं जिसका यूज हम करते हैं, और जो कि हीटिंग इफेक्ट के बेस पे बने हुए हैं। तो क्या होता है ये जूल्स लॉ? एक्चुअली जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक वायर और वाटर के बीच में था। उन्होंने क्या किया था कि एक वायर लिया था और उस वायर को एक वाटर में, जो कि वाटर में डुबा के रखा, और उसमें जब करंट फ्लो की तो उन्होंने देखा कि जो वाटर होता है, जो पानी होता है, वो गर्म होता जाता है। जो जनरली एक गीजर का जो कॉन्सेप्ट हमारा है, ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। ये एस्टेब्लिश a relationship between the heat generation and current passing through the wire। तो मैथमेटिकली हम समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि वो हीट जो क्रिएट होती है, यानी कि जो ऊष्मा निकलती है या जो पानी गर्म हो रहा है, वो किस बात पर निर्भर करता है। देखिए हमारे पास वायर है तो उसमें रेजिस्टेंस होगा, उसमें हम करंट भी फ्लो कर रहे हैं, कितने समय तक हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ये तीन बातों की हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, और टाइम की, कितने टाइम। तो सबसे पहले हीट जो होती है, अगर हम बात करें कि अगर हमने कांस्टेंट रेजिस्टेंस रखा है, कांस्टेंट टाइम तक के लिए हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हीट होती है वो जो करंट होती है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि हमने क्या क्या कांस्टेंट रखा है, आप समझ सकते हैं कि हमने जो कांस्टेंट रखा है वो रेजिस्टेंस और टाइम को कांस्टेंट रखा है। मैंने तीन चीजों की बात की। एक वायर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, आप उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, और कितने समय तक आप करंट फ्लो कर रहे हैं, ये तीन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी के बेस पर सब कुछ यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा है रेजिस्टेंस को और टाइम को, और हम करंट फ्लो कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की करंट, और वो सेम टाइम और सेम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम पाते हैं कि जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सेकेंड कंडीशन हम दो और चीजों को ले सकते हैं, जैसे विच द करंट फ्लो थ्रू ए वायर इज वेरिड कीपिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड करंट कांस्टेंट। यहाँ हमने आई को कांस्टेंट रखा है और आर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो हीट है वो टाइमिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दो में से तीन फिजिकल क्वांटिटी में से दो को आपको कांस्टेंट रखना है, एक जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगभग हो रहा है। Now then, when the same current, okay, current is constant again, passes through the different resistance। तो इस बार हमने रेजिस्टेंस को डिफरेंट किया, फॉर द सेम टाइम, टाइम को सेम रखा है,
सिर्फ इस बार हम चेंज रेजिस्टेंस को कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के वायर ले लिए, सपोज उसमें सेम टाइमिंग तक सेम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो हीट जो वायर में क्रिएट होगी वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां डेफिनेटली की जो हीट जो होगी वो ज्यादा क्रिएट होगी, प्रोड्यूस होगी। ओके, अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हम पाते हैं कि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स करंट के स्क्वायर रेजिस्टेंस और टाइम के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होती है। यही जेम्स प्रेस्कॉट जूल का जो रूल है वो यही है हीट के अकॉर्डिंग, हीटिंग इफेक्ट के लिए। जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पावर को हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड द पावर, यानी कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। नाउ द वर्क इन, हमारा क्या कॉन्सेप्ट था? हमने ये देखा था कि जब वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो हिंड्रेंस इफेक्ट होता है, यानी कि बाधा उत्पन्न होती है, और उस बाधा या उस रुकावट को क्रॉस करने के लिए करंट को कुछ न कुछ वर्क करना पड़ता है जो हीट के फॉर्म में होता है। तो सपोज द वर्क डन इज ओवरकमिंग द हिंड्रेंस ऑफ द टू द करंट प्रोड्यूस हीट एनर्जी इन द कंडक्टर इज वर्क। अगर हम यहाँ से वर्क निकाले तो क्या होगा? वर्क इक्वल टू पी इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम होगा। अब समझिएगा कि वर्क इक्वल टू पावर इंटू टाइम, वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और पावर का यूनिट जो होता है वॉट होता है, टाइम का यूनिट जो होता है सेकेंड। दैट मीन्स 1 जूल को हम 1 वॉट सेकेंड कह सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरली हम मेजर करते हैं, घरों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो यूनिट के फॉर्म में मेजर करते हैं। तो यूनिट एक्चुअली जो होता है, 1 यूनिट जो होता है वो एक्चुअली होता है 1 किलोवाट आवर। देखिए वाट और आवर, दैट मीन्स वॉट एंड टाइमिंग, दैट मीन्स P इंटू टी, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास है। तो यहाँ पर उसकी यूनिट जो है, यूनिट की जो यूनिट हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल, वो 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पावर की जो यूनिट है वो किलोवाट है, और टाइम की जो यूनिट है वो आवर के फॉर्म में हमने लिया है। सो 1 किलोवाट आवर को मैं कन्वर्ट करूँ किलो, दैट मीन्स वॉट 10 टू द पावर 3 आवर, दैट मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो वाट ले लिया, वाट इंटू सेकेंड ले लिया, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पर भी वही चीज मल्टीप्लाई की, बोथ साइड हमने वही चीज मल्टीप्लाई की, तो हम जानते हैं कि इस पूरी वैल्यू को हम 1 किलो वाट आवर कहते हैं, और यहाँ इसे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। दैट मीन्स 1 किलो वाट आवर की जो जूल के फॉर्म में वैल्यू है वो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल है। इसी ही हम जूल्स इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो हम बात कर रहे थे वो 1 किलोवाट आवर, जिसे हम 1 यूनिट भी कहते हैं, वो जनरली 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल होती है। यहाँ पर आपका लास्ट में ये लिखा भी हुआ है, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये आप याद रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रूफ ऑफ द जूल्स लॉ। जूल्स लॉ को हम जब प्रूफ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? ये एक आपके पास डायग्राम दिया हुआ है। लेट द इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस हैविंग द रेजिस्टेंस इक्वल टू R, द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सपोज V, एंड द चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट एट द टाइम t। तो हमें पता है तीन चीजों की बात की थी, करंट की बात की थी हमने, रेजिस्टेंस की बात की थी, और कितने समय तक हम उसको फ्लो कर रहे हैं। तो 10, अब हमें अगर करंट को फ्लो करना है, चार्ज को इस सर्किट में अगर फ्लो कराना है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। और वही वर्क हम निकाल रहे हैं, वो तो वो V इंटू क्यू के इक्विवेलेंट है। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल होता है V, वो होता है W अपॉन क्यू। एक्चुअली पोटेंशियल यानी कि जो विभवांतर होता है या विभव जो होता है वो एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। W अपॉन क्यू इज इक्वल टू V। तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं कि W जो निकलेगा वो V इंटू क्यू के इक्विवेलेंट होगा, करेक्ट। नाउ Q फ्लो थ्रू द सर्किट, कितने टाइम के लिए Q फ्लो हो रहा है? T। तो सपोज इस इक्वेशन में हमने दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड हमने T से डिवाइड किया, तो यदि आप W अपॉन T करते हैं, है ना, अगर आपने W अपॉन T किया तो वो डेफिनेटली क्या होगा? पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, हमने पावर लिखा है इस इक्वेशन से W अपॉन टी, और यहाँ V इंटू क्यू अपॉन टी हमने ले लिया। तो Q बाय टी जो है वो करंट का फॉर्मूला है, इसलिए हम यहाँ पर इसे करंट लिख सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला आया वो V इंटू आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का, आप याद रख सकते हैं। देखिए अभी हमने हीट के बारे में बात की थी, और हीट या जो वर्क है वो एक्चुअली V इंटू आई के W इंटू टी के इक्विवेलेंट आया था हमारा, सॉरी P इंटू टी के इक्विवेलेंट आया था, और P का जो फॉर्मूला आया है वो V इंटू आई आया है, और यहाँ पर हम T लिख दे तो VIT जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है हीट का, जो कि हम डिराइव करेंगे, आगे समझते हैं।
ये देखिए, since the electrical energy supplied for the time t, thus after multiplying both side of equation 2 by the t, we get what? तो p into t, यही हमारा था हीट, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आई है? vi है, p की वैल्यू है, और यहाँ पर t हमने लिया, तो vit जो हो गई वो किसकी वैल्यू हो गई? p into t, दैट मीन्स वर्क एंड दैट मीन्स हीट। तो हीट का जो फॉर्मूला है वीआईटी, बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और V का जो फॉर्मूला, आप देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं और क्या क्या इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह हीट को और लिख सकते हैं। तो देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। अगर हम V की वैल्यू यहाँ पुट कर दें आई आर, तो आई स्क्वायर आर टी, तो जो आई स्क्वायर आर टी एक और फॉर्मूला यहाँ पर निकल सकता है। और भी एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो उस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V बाय आर। तो यदि मैं V बाय आर लिखूं यहाँ पर I के प्लेस पे, तो V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? वो R स्क्वायर हो जाएगा, और बगल में एक और R हमारे पास ऑलरेडी और T भी है, तो हम इस R और इस R को क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं, जिससे V स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी एक यहाँ पर और एक रिलेशन मिल सकता है हमें हीट का फॉर्मूला जो है वो। तो ये जूल्स लॉ जो है उसका प्रूफ है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है उसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो जूल्स लॉ। इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, देखिए जूल्स लॉ में हीटिंग इफेक्ट में हो क्या रहा है? एक्चुअली एनर्जी लॉस हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रही है। पर अगर एप्लीकेशन की बात करें तो उसका एप्लीकेशन भी हम यूज कर रहे हैं ना। जैसे मैंने बताया था आयरन है, और ढेर सारी चीजें, स्टीम है, गीजर है, बहुत सारी चीजें। जैसे आप देखें एप्लीकेशन में यहाँ पर जनरली टंगस्टेड बल्ब, जो बेसिक बल्ब है, आजकल तो एलईडीज आ गई, प्रोजेक्टर आ गए, बहुत बल्ब आ गए, पर अगर बेसिक बल्ब की अगर हम बात करें जो कि टंगस्टेड का बल्ब हुआ करता था, वो बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट पर ही काम करता था। हम करंट फ्लो करते थे, वो हीटेड अप होता था, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता था, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता था, तो उस कंडीशन में वो हीट होता था। हीट होने के बाद वो हमें क्या देता था? लाइट के फॉर्म में देता था। तो हीटिंग इफेक्ट से ही वो हमें मिलता था। वैसे हम फ्यूज वायर की बात करें तो आपको मालूम कि फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस, जो जनरली फ्यूज वायर जो है सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, है ना, ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो क्या होता है कि जबकि कोई एक्सटर्नल या हाई करंट जब आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण उसका वायर लो रेजिस्टेंस का होने के, हाई रेजिस्टेंस होने के कारण रहता है, लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण वायर जो होता है वो कट हो जाता है, जल जाता है, जिसके कारण हमारा जो घर का पूरा अप्लायंसेस रहता है वो बच जाता है। तो फ्यूज हम इसीलिए लगाते हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस का रहता है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट के थ्रू जब भी कोई हाई करंट आती है तो हीटिंग इफेक्ट के थ्रू वो मेल्टिंग से मेल्ट हो जाता है, जल जाता है, जिससे हमारे पूरे अप्लायंसेस जो रहते हैं वो बच जाते हैं। तो इनकेंडिसेंट बल्ब्स में, फ्यूज वायर में, और ढेर सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं आज के डेट पे जिसका हम यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आई थिंक आप लोगों को जूल इफेक्ट जो है इसका एक पहला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।